नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं बारंबार कहते रहा हूँ कि 2020 के कोरोना काल से भी घातक है 2023 का कोरोटोना काल। आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा जगत से जुड़े कई मामलों का निपटारा 2023 में हो गया है और हो रहा है, चाहे वो विभिन्न हाई कोर्ट की बात किया जाए या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए। बीएड को लेकर के और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के रोजाना कोई न कोई नए-नए अपडेट आ रहे हैं। 2023 की बात किया जाए तो सर्वप्रथम 11 अगस्त 2023 को बीएड के मामले में फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और 1 टू 5 में शिक्षक बनने से बीएडधारियों को अयोग्य ठहरा दिया। उसके बाद 28 नवंबर 2023 की बात किया जाए तो एनआईओएस डीएलएड-धारियों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसमें एनसीटी के एकमात्र गलती के कारण एनआईओएस डीएलएड को भी 2 वर्षीय डिप्लोमा और 18 महीने का डिप्लोमा में विभेद उत्पन्न करते हुए और इसे सिर्फ इन सर्विस टीचर की नौकरी बचाने को लेकर के एक वन टाइम विंडो के तौर पर बता दिया गया। फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होने पर संशय बरकरार कर दिया गया, जिसे लेकर के बीपीएससी का अलग स्टैंड है, केवीएस का अलग स्टैंड है, आप सभी देख पा रहे हैं। अब उसके बाद पटना हाईकोर्ट का फैसला आता है बिहार शिक्षक भर्ती छठे चरण 1 टू 5 में लगे बीएडधारियों को बाहर करने को लेकर के, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे 1 टू 5 में बीएड को बाहर करने को लेकर के। आखिर क्या इन फैसलों का प्रभाव पड़ेगा? क्या सच में बीएडधारी जो 2 वर्ष या उससे अधिक से 1 टू 5 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, क्या वो सचमुच में बाहर हो जाएंगे? क्या इसका प्रभाव वैसे एनआईओएस डीएलएड-धारियों पर भी पड़ेगा जो 2019 के बाद भारत के किसी न किसी सरकारी विद्यालय में फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत बहाल हुए हैं और वे भी 2 या उससे अधिक समय से पढ़ा रहे हैं? क्या उन पर भी खतरा मंडरा रहा है? सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक गहराई से बात करेंगे। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, हम बार-बार बताते रहे हैं आप सभी को कि बात यदि बीएड और एनआईओएस डीएलएड का किया जाए तो दोनों के याचिका, दोनों के मामले में आकाश जमीन का अंतर है। सर्वप्रथम कि जो बीएडधारी 2 या उससे अधिक वर्षों से या फिर कहीं भी लगे हुए हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट ने दी है, तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान कैसे किया जाए। जैसे बिहार के मामले में ही आप देख पा रहे हैं, जब 7th फेज यानी बीपीएससी टीआरई 1 में बीएडधारी जब परीक्षा दिए थे तो उनके रिजल्ट घोषित करने और बीएडधारियों को भी लिए जाने को लेकर के सरकार उस समय भी माननीय पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दांव-पेच खेला था, प्रयास किया था, अंतिम प्रयास किया था कि बीएडधारी जो है उनको सम्मिलित किया जाए। अब जब बात छठे चरण पर आती है तो अब भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के जा रही है कि छठे फेज में लगे 1 टू 5 में बीएडधारियों को से निकाला ना जाए, उन्हें नौकरी जो है सुरक्षित रखा जाए। हालांकि यदि 1 टू 5 से बीएडधारियों को निकाला भी जाता है तो उसके बावजूद भी सरकार के पास ऑप्शन है और सरकार को यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपग्रेड करके, समायोजन करके 6 टू 12 में जिसके पास जैसा क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से उन्हें समायोजित कर, अपग्रेड कर उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। यदि ऐसा करने में सरकार को किसी प्रकार से कानूनी अड़चन आती है तो सरकार फिर से नियमावली में संशोधन करे, सरकार अध्यादेश लाए। सरकार के पास भी इन हैंड पावर है कि वो अपने राज्य में लगे सेवा कर्मियों को, राज्य में लगे जो भी कर्मी हैं, उनकी नौकरी कैसे बचाया जाए, इसके पास भी अपने जो है इन हैंड पावर होते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो अभी बिहार सरकार कानूनी रूप से जो है वह अपना कदम बढ़ा रही है। यदि उधर से सफलता नहीं मिलता है तो फिर अपना इसके पास कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका से यदि न्याय संगत जो है कोई उम्मीद नहीं दिख पाएगा तो इसके पास कार्यपालिका और विधायिका है, उसके माध्यम से जो है वह बीएडधारियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। रह गई बात यूपी का, तो साथियों यूपी का जो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे बीएडधारियों को बाहर किया जाए, ऐसा उसके फैसले में कहीं जिक्र नहीं है। यह बात है कि उस फैसले में यह वर्णित है
कि चूंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को ही 28/6/2018 के एनसीटी के उस गजट को क्वैश कर दिया था, इसलिए यह स्पष्ट है। और उसके बाद 11 अगस्त 2023 के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी राजस्थान के फैसले को यथावत बरकरार रखा है और 28/6/2018 के गजट को क्वैश कर दिया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वो जो फैसला है वह 25 नवंबर 2021 से ही मान्य होंगे और उसके बाद लगे जो भी बीएड धारी हैं उन्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा, या जो भी राज्य सरकार हैं, जो भी शिक्षा विभाग हैं, जो भी नियुक्ति प्राधिकार हैं, उन्हें उस फैसले को मानना पड़ेगा। तो सरकार को बाध्यकारी बताया जा रहा है। खुद हाई कोर्ट जो है वो खुद को जो है बाध्यकारी बता रहे हैं कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार भी बाध्यकारी है, उसे भी मानना पड़ेगा। लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल ही दिया जाए, ऐसे स्पष्ट कहीं निर्देश नहीं दिए जाते हैं और न दिए गए हैं कि उन्हें निकाल ही दो। तो इसे लेकर के चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो या भारत के किसी भी राज्य में ऐसे हैं मामले, तो वहाँ के राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनके पास इनहैंड पावर भी है कि वह वैसे बीएडधारी जो 1 to 5 में लगे हुए हैं, उनकी नौकरी कैसे बचाया जाए, उस पे वो काम कर सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका सरकार के पास होती है, वो उसके माध्यम से वो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बचाया जा सके। इसलिए बीएडधारी जो 1 to 5 में लगे हैं, उनकी नौकरी खतरे में जरूर है, लेकिन खतरे से बाहर आने की भी उम्मीदें हैं यदि सरकार चाहे तो। नहीं तो सरकार यदि हाथ खड़ा कर दे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर सरकार की नाकामी होगी। सरकार अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो सीधा सीधा वो बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब बात करते हैं कि ऐसा भ्रामक स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है कि जब छठे चरण में लगे हुए या 2 वर्ष उससे अधिक से कार्यरत जब 1 to 5 में बीएड धारी जब वहाँ से बाहर हो सकते हैं, तो एनआईओएस डीएलएड धारी क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों, पटना हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, आप देख पा रहे हैं कि चूंकि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 28/6/2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसके आधार पर बीएड धारी 1 to 5 में टीचर बने, और उसी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथावत किया, कंटिन्यू कर दिया। इसलिए बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में 1 to 5 में जो बीएड धारी की योग्यता है वह 25 नवंबर 2021 से ही समाप्त मानी जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड धारी के मामले में ऐसा कुछ है ही नहीं। पटना हाई कोर्ट केस गया, जीत गया, और उसी पटना हाई कोर्ट के आधार पर, पटना हाई कोर्ट का जो फैसला था एनआईओएस को लेकर के, उसी आधार पर एनसीटी ने लेटर जारी किया और फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो है एनआईओएस धारियों को मान्यता प्रदान कर देती है। त्रिपुरा हाई कोर्ट गया, जीत गया, नैनीताल हाई कोर्ट गया, जीत गया। कहीं क्वेश्चन तो नहीं किया गया, कहीं अमान्य नहीं किया गया कि एनआईओएस धारी जो है 18 महीने का है, वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में नहीं शामिल हो सकता, ऐसा कुछ कहीं नहीं कहा गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम बार 28 नवंबर 2023 को यह फैसला सुनाती है कि 18 महीने का कोर्स है, इन सर्विसों के लिए था, जॉब कंटिन्यू करने के लिए था, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था। ऐसा टिप्पणी कब किया गया? 28 नवंबर 2023 को, और उसमें भी एनसीटी को फटकार लगाई गई कि आपने यदि मान्यता प्रदान की तो उसके लिए विशेष गजट क्यों नहीं दिया? पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर क्यों ऐसा बोला? पटना हाईकोर्ट योग्यता निर्धारण नहीं करती है, आप एक जो है एक्सपर्ट बॉडी है, आप निर्धारण करते हैं, आपके पास पावर है और आप कर सकते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से जो है फैसले सुनाए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें भी जो अंतरिम फैसला जो दिया गया, सभी बिंदुओं को अवलोकन और उन पे टीका टिप्पणी जो भी करने के बावजूद जो अंत में जो फैसले सुनाए गए, उसमें उस फैसले में नैनीताल हाई कोर्ट के जो है फैसले को रद्द किया गया और जो है वहाँ सरकार जो जहाँ पे वैकेंसी जो है वो भर्तियाँ रुकी हुई थी उसे कंटिन्यू करने के लिए कहा कि सरकार ने जो नियमावली बनाया है उसके आधार पर वो कंटिन्यू करे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न तो पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया, न त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। टिप्पणी जरूर किया कि कानून के नज़र में वो गलत है, लेकिन रद्द नहीं किया, और न ही पटना हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर एनसीटीई ने एनआईओएस धारियों को जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मान्यता प्रदान की उस लेटर को रद्द किया। दोनों के फैसले में अंतर नहीं है, आप खुद देख पा रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया तो उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 28/2018 गजट को रद्द किया था, और अपने अंतिम फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बजाबते लिखा है कि हम उस जो है राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू करते हैं, साथ ही 28/2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हैं।
लेकिन 28 नवंबर 2023 के फैसले में एनआईडीएलएड के मामले में न तो पटना हाई कोर्ट, न त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले को क्वेश किया गया, अमान्य किया गया, और न ही जो एनसीटी का जो पत्र जो जारी किया गया था, जिसके आधार पर एनआईडीएलएड धारियों को फेस रिक्रूटमेंट में शामिल किया, उस पत्र को रद्द किया है। इसलिए दोनों के मामले में आकाश जमीन का अंतर है। एनआईएसटीएल अदाली जिनकी नियुक्ति 27 नवंबर 2023 तक हो चुकी है, उन पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वाले पर क्या होगा? उसके बाद वाले पर अभी तक हम क्यों नेगेटिव, नकारात्मक सोच लेकर के चले कि अमान्य कर दिया जाएगा भविष्य में? इसलिए कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया बीपीएससी टीआरई 1 का, उसमें 7 तारीख तक जो है ज्वाइनिंग ली गई। 7 तारीख तक भी जो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, उसके बाद भी लेटर शिक्षा विभाग ने जारी किया कि जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जब आता है, उसमें भी एनआईडीएलएड धारियों का जो है रिजल्ट दिया जाता है। बीपीएससी टीआरई 2 में भी एनआईडीएलएड धारियों को एक विशेष शर्त के आधार पर जो है अवसर प्रदान किया गया। उन्हें रिजल्ट भी दिए जाने की बात कही कि रिजल्ट भी देंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उनका ज्वाइनिंग भी होगा बीपीएससी टीआरई 2 में जो सम्मिलित थे एनआईडीएलएड धारी। लेकिन शर्त क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसमें कट ऑफ डेट डाला है 10/8/2017। उससे पहले से किसी विद्यालय में कार्यरत होते हुए एनआईडीएलएड जिन्होंने किया है, उन्हीं का सिर्फ मान्य होगा। और चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे एड ऑन में हो, चाहे सरकारी में हो, इन सर्विस जो है 10/8/2017 से पूर्व से उन सभी का सर्टिफिकेट मान्य होंगे। लेकिन उसे लेकर के कोई ना कोई साक्ष्य जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर मांगेगा। साथ ही जो लगे हुए हैं उनका भी मांगा जाएगा, और जो लगने वाले हैं टीआरई 2 से या फिर टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू, टीआरई 2 के थ्रू जो लगने वाले हैं एनआईडीएलएड धारी, उनके लिए भी साक्ष्य मांगा जाएगा। लेकिन कौन-कौन से साक्ष्य मांगे जाएंगे, अभी तक कोई दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी को सिर्फ परीक्षा लेने और रिजल्ट देने तक की जिम्मेदारी है, उसके बाद की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग निभाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एनआईडीएलएड धारियों से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वह शिक्षा विभाग तय करेगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसलिए अभी वर्तमान में बीएड धारियों को और एनआईएसटीएल धारियों को, दोनों को अपने-अपने राज्य सरकारों से ही गुहार लगाने चाहिए। उन्हीं के पास है इन हैंड पावर कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या वहाँ के संबंधित जो हाई कोर्ट हैं, उसके फैसले को किस प्रकार से वो लेते हैं और उसे किस प्रकार मैनेज करते हुए कि माननीय कोर्ट के फैसले का भी अवमानना ना हो और नौकरी में लगे हुए लोग भी सुरक्षित रहें। बीच का रास्ता कैसे सरकार निकाल पाती है, सरकार के पास ही यह पावर है। और इसलिए कैंडिडेट्स जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें कोर्ट में जाने के बजाय उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार जरूर व्यवस्था बनाएगी। तो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक स्थितियों से आप संशय में न रहें, दुविधा में न रहें। आप अपने आगे का रास्ता निकालने का प्रयास करें। आप अपने क्षेत्र के संबंधित विधायक से, सांसद से मिलें। उनसे आप राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग है, जो सचिवालय है या जो नियुक्ति प्राधिकार है, उनको लेटर हेड पर पत्र लिखवाएं। चाहे एनआईडीएलएड का मामला हो, बीएड का मामला हो, कि राज्य सरकार जो है इसका सोल्यूशन निकाले कि इनके भविष्य जो है वो कैसे बचाया जाए, इनका भविष्य जो अंधकारमय होते दिख रहा है उसको उजाला की ओर कैसे लाया जाए। तो ये प्रयास आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।